Shut up and sit down. 29.2 Bipolar Order during Cold War. As you can imagine, Europe remained the theater of world affairs up to the Second World War. जैसा कि आप सोच सकते हैं कि यूरोप जो था वो क्या था, पूरे विश्व में जितना काम होता था उसका ज़्यादातर जो भाग था वो यूरोप में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक. European countries maintained peace by forming alliance in order to ensure that no single country like France, Great Britain and Germany could dominate the rest. अब देखिए, जो यूरोपियन देश थे वो क्या किए थे, वो शांति बनाए रखे थे. कैसे? गठबंधन कर लिए थे दूसरे देशों के साथ ताकि कोई भी एक देश जैसे कि फ्रांस हुआ, ग्रेट ब्रिटेन हुआ या जर्मनी, वो दूसरे देशों को डोमिनेट ना करें. अब यहाँ पे एक वर्ड है डोमिनेट. डोमिनेट का मतलब क्या होता है? डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर शासन करना, राज करना. द सिस्टम सो प्रिवेल्ड वॉज नोन एज द बैलेंस ऑफ पावर. अब यह जो प्रणाली था उस समय उसको कहा जाता था बैलेंस ऑफ पावर, मतलब जो शक्तियां हैं वह बैलेंस्ड है. ब्रिटेन मास्टर्ड दिस पॉलिसी फॉर वेरी लॉन्ग. ब्रिटेन जो था वहाँ पर ये जो गठबंधन किया गया, इसका जो नीति था उस पर बहुत लंबे समय तक रहा. However, the method collapsed in the beginning of the 20th century with the First World War. लेकिन ये जो तरीका है यह खत्म हो गया, इसका पतन हो गया जब 20वीं सदी में पहला विश्व युद्ध हुआ. In the meanwhile, the rise of countries outside of Europe, such as the United States and Japan, extended the nature and scope of world politics. अब उसी समय दौरान जो दूसरे देश थे जो बढ़ रहे थे, जिनका विकास बहुत हो रहा था यूरोप के बाहर, वो थे अमेरिका, जापान, और या उनके वजह से जो विश्व राजनीति है उसका जो नेचर है, उसकी जो विशेषता है, उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ा. The Second World War ended with the defeat of Germany, Japan and Italy in the hands of the alliance comprising mainly Great Britain, Soviet Russia and the United States of America. अब जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ वो कब खत्म हुआ? जर्मनी, जापान और इटली के हार के साथ वो खत्म हुआ. और यहाँ पे गठबंधन कौन कौन किए थे? ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. In the last stages of the war, the United States produced and dropped a nuclear bomb on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. अब देखिए, युद्ध के जो अंतिम चरण थे, अंतिम चरण में अमेरिका क्या किया था, वो परमाणु बम हथियार, जापान का एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे परमाणु बम गिरा दिया था. The war has produced effects of long-term importance. अब ये जो युद्ध हुआ इससे जो प्रभाव पड़ा वो बहुत लंबे अवधि तक पड़ा. The United States with its economic wealth and the military strength no doubt made a matchless contribution to the victory in the war. अब देखिए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, उसके पास आर्थिक स्थिति में वो बहुत ही मजबूत था और उसके पास जो सेना थी, सैनिक, वो भी बहुत ही मजबूत थी. इसलिए कोई शक नहीं है कि इस युद्ध में जो जीत हुआ था ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रशिया और अमेरिका का, उसमें अमेरिका का जो योगदान था उसको कोई नहीं उसका बराबरी कर सकता था. It was felt that the strength and the leadership of the United States would be needed to maintain peace in the post-war world too. अब ये भी महसूस किया गया था कि जो उस समय अमेरिका के जो शक्ति था, जो उसका नेतृत्व था, वो शांति बनाए रखने में भी काम आएगा युद्ध के बाद. विदाउट सरप्राइज, ब्रिटेन, फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज बिकेम डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी. अब इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और भी जो दूसरे यूरोपियन देश थे वो अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गए थे आर्थिक रूप से ठीक होने के लिए और सैनिक सुरक्षा के लिए. Having contributed significantly to the victory in the war, Soviet Russia was not to be sidelined.
The country claimed equal say in deciding on European problems. अब देखिए, युद्ध में जो जीत हुआ उसमें सोवियत रशिया का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता, उनको साइड नहीं किया जा सकता। और सोवियत रशिया जो है वो भी क्लेम करते थे कि यूरोपियन प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं उनको कैसे ठीक करना है वो यूरोपियन सोवियत देखेगा। Soon after the Second World War, the erstwhile allies with the United States and the Soviet Union developed differences about the working together for the peace and stability of Europe. अब देखिए, रशिया वो ठीक करना चाहता था यूरोप का परिस्थिति, अमेरिका भी करना चाहता था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन इनके बीच में मतभेद आ गया, अंतर आ गया। देयर वर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रीजंस फॉर दीज डिफरेंस। अब ये जो अंतर हुआ, जो दूरियां हुई, वो किस वजह से हुआ? राजनीतिक कारणों के वजह से, और जो विचार में भेद था, जो अलग अलग विचारधारा थी, उसके कारण की वजह से। The United States practiced and preached democracy and free market enterprise as the desirable model of governance. अब अमेरिका जो था वो क्या करते थे? वहाँ पर लोकतंत्र चलता था, खुला बाजार था, ठीक है, वहाँ की जो सरकार थी वो उस हिसाब से चलती थी। On the other hand, the Soviet Union believed in and sought to spread the merits of governance by single communist party and of the state-controlled economy. अब दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन था वो इस बात पे विश्वास करता था कि जो सरकार है वो एक पार्टी के हाथ में होगा, और जो स्टेट है, जो राज्य है, उसका जो इकोनॉमी है वो एक ही पार्टी संभालेगा। These differences led to the feelings of one being threatened by the other. अब ये जो अंतर था, इसके वजह से क्या हुआ कि एक देश दूसरे देश से डरता था। So began the bipolar phase in the world order immediately after the war. तो जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उसके बाद बाइपोलर फेज आया, ठीक है, दोनों अलग अलग हुए। The United States and the Soviet Union stood out as two opposite poles around which to begin with the European politics revolved. अब देखिए, एक तरफ अमेरिका हो गया, एक तरफ सोवियत यूनियन हो गया, ठीक है, और जो यूरोपियन राजनीति थी वो इनके तरफ घूमती थी। While the countries of Western Europe joined hands with the United States and called themselves Free World, countries of Eastern Europe became parts of the socialist camp led by the Soviet Union. अब देखिए, जो वेस्टर्न यूरोप के देश थे वो क्या किया? अमेरिका के संग मिल गए और खुद को आज़ाद घोषित कर दिए, फ्री वर्ल्ड हो गए, ठीक है। और जो ईस्टर्न यूरोप के थे वो सोशलिस्ट कैंप के लोगों द्वारा सोवियत यूनियन के साथ थे। These two leading countries of rival camps were clubbed under the exclusive new category of superpower. अब ये जो दोनों देश थे ये एक दूसरे के राइवल थे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि एक नया श्रेणी बना, ठीक है, एक नया कैटेगरी बना शक्ति का, ठीक है, दोनों सुपर पावर है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है राइवल, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी, विरोधी। द टर्म सुपर पावर्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द टर्म ग्रेट पावर्स। अब देखिए, सुपर पावर जो शब्द है वो ग्रेट पावर जो शब्द है इससे अलग है, ठीक है। Whereas the world identified only two countries, with the erstwhile Soviet Union and the United States as the superpower, the history of Europe records the existence of great power like Austria, Britain, France and Prussia etc. अब देखिए, जो दुनिया है वह यह कहता है कि दो देश, erstwhile सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये सुपर पावर है, इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे महान शक्तिशाली देश हुआ करते हैं, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, प्रूशिया इत्यादि। The superpowers individually possessed military capabilities and economic resources far superior to the other countries in the rest of the world. अब देखिए, जो सुपर पावर्स हैं इनके पास जो सैनिक बल है वो बहुत ही ताकतवर है, इनका जो आर्थिक संसाधन है वो भी बहुत ही ज़्यादा है दूसरे देशों के मुकाबले। With nuclear and other destructive weapons in their possession,
they were able to influence events in many parts of the world and policies of many other countries. अब देखिए, ये जो सुपर पावर्स हैं, सोवियत यूनियन बोलिए, चाहे आप अमेरिका का बोलिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके पास परमाणु हथियार है और भी बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं, जिसकी वजह से दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उनमें जो घटनाएं हो रही हैं, जो नीतियां हो रही हैं, इन पर इनका प्रभाव पड़ता है. रिलेशंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट वर नेवर कॉर्डियल. अब देखिए, पूरब और पश्चिम के जो लोग थे, ठीक है, उनका जो संबंध था वो कभी भी बहुत ही अच्छा नहीं रहा. शॉर्ट ऑफ गोइंग टू वॉर डायरेक्टली, द टू कैंप्स इंडल्ज्ड कॉन्स्टेंटली इन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉम्पिटिशन. अब देखिए, सीधे तौर पर ये युद्ध पे जाते थे, तो ये जो दोनों कैंप थे, ठीक है, ये राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से एक दूसरे के से कंपटीशन करते थे, ठीक है, प्रतियोगिता करते थे. द स्टेट ऑफ अफेयर्स वर वाइडली कॉल्ड एज द कोल्ड वॉर. अब ये जो परिस्थिति था उस समय, उसको कोल्ड वॉर कहा जाता था. द कोल्ड वॉर वॉज मार्क्ड बाय अ ग्रेट डील ऑफ कॉम्पिटिशन इन फॉर्मिंग मिलिट्री अलायंसेस विद द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO and the Warsaw Treaty Organization, and the arms race through sophistication of nuclear weapons. अब देखिए, ये जो कोल्ड वॉर है ये बहुत ही काफ़ी लंबे समय तक चला था. इसमें मिलिट्री जो गठबंधन हुआ था, NATO, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस समय, वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है, ऊपर से जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो परमाणु हथियार था, वो भी था उस समय. द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO was formed in 1949 with the United States and Canada and 10 countries in the Western Europe like Belgium, Britain, Netherlands, West Germany, etc. अब देखिए, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO कब बनाया गया? 1949 में. किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, कनाडा और भी 10 दूसरे वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जैसे बेल्जियम, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स, वेस्ट जर्मनी एटसेट्रा. NATO members formed themselves as an alliance to treat aggression against any one of them as aggression on all of them and fight the aggressor together. अब देखिए, जो NATO के सदस्य थे वो क्या किए? वो गठबंधन किए. इस बात पे ये समझौता हुआ कि अगर किसी एक पर भी बाहरी कोई हमला करता है तो ये माना जाएगा कि ये सबके ऊपर है और सब मिलके उस हमलावार का सामना करेंगे. द सोवियत यूनियन देन क्लेवरली ऑफर्ड टू जॉइन द अलायंस. अब सोवियत यूनियन क्या किया? वो इस गठबंधन को में शामिल हो गया. बट NATO turned down the offer because NATO's real purpose was to stop the spread of the Soviet influence and ideology. लेकिन NATO क्या किया? वो मना कर दिया, वो सोवियत यूनियन को इसके अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या चाहता था कि सोवियत इन्फ्लुएंस, जो उसका प्रभाव है सोवियत का, जो उसकी विचारधारा है, इसका विस्तार होने से रोका जाए. द सोवियत यूनियन सेट अप इन 1955 its own military grouping called the Warsaw Treaty Organization with its allies in Eastern Europe to counter NATO. अब सोवियत यूनियन क्या किया? 1955 में अपना मिलिट्री ग्रुप बना लिया, अपना सैन्य समुदाय बना लिया, जिसको वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया. इसमें जो देश जुड़े वो ईस्टर्न यूरोप के थे, ताकि वह NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो सके. Soon the two Cold War rivals grudgingly acknowledged that each could destroy the other in a nuclear confrontation many times over. अब बहुत जल्दी ये जो कोल्ड वॉर जो चल रहा था, ये जो दुश्मन थे प्रतिद्वंदी, ये समझ गए कि दोनों ही इतने ताकतवर हैं कि वो कभी भी चाहें, जितना बार चाहें, परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके एक दूसरे को नष्ट कर सकते हैं. इन द फेस ऑफ सच डेंजर्स द बाइपोलर रिलेशन अज्यूम्ड न्यू डायमेंशन. अब इस बात का खतरा था, इसलिए क्या हुआ? बाइपोलर रिलेशन, संबंध लाया गया, एक नया उसका दौर आया. ऑन द वन हैंड द टू कैंप्स गॉट इन्वॉल्व इन लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका
एंड सदर्न अमेरिका। आप देखिए एक तरफ ये जो दोनों कैंप थे, ठीक है, वो किस चीज में, जो स्थानीय विवाद थे वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और सेंट्रल अमेरिका और साउदर्न अमेरिका, उसमें वो शामिल हो गए। एज अ रिजल्ट अ गुड डील ऑफ मिलिट्री एड फॉलोड टू द न्यूली फाउंड और प्रोस्पेक्टिव एलीज। तो इससे क्या हुआ, इसका जो परिणाम हुआ कि बहुत ज़्यादा सैन्य बल इस्तेमाल हुआ और एक नए प्रकार का एली बना। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एलीज, जो बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एलीज का मतलब होता है मित्र राष्ट्र सहयोगी दल। At the same time, attempts to stop the spread of nuclear weapons and deny their access to other countries started in 1960s. अब उसी समय जो परमाणु हथियार हैं, ठीक है, उसका जो विस्तार हो रहा था, इसको रोकने की बात की गई और दूसरे जो देश हैं उनको परमाणु हथियार ना देने की बात की गई 1960 में। There were also some positive effects of the bipolar order. अब देखिए जो bipolar order था, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे। Foremost, movements for independence from European colonial rule gained great momentum in Africa and Asia, as both Cold War blocs feverishly encouraged the trend in order to gain goodwill of the native people. अब देखिए क्या बोल रहा है, ये जो मूवमेंट किया गया आज़ादी का, कहाँ से, यूरोपियन कॉलोनियल रूल से, इसमें अफ्रीका एशिया में ये बहुत जोर पकड़ा, ठीक है, क्योंकि जो दोनों ही कोल्ड वॉर ब्लॉक्स हुए, इससे क्या हुआ कि जो नेटिव वहाँ के जो लोग थे उनको हिम्मत मिला। बिगनिंग इन 1960 नियरली 100 न्यू कंट्रीज वर बॉर्न। 1960 के आरंभ में लगभग 100 नए देशों का जन्म हुआ। However, these countries did not want to compromise on their newly won political freedom by joining this or that military bloc. और ये जो देश थे ये नहीं चाहते थे कि ये अपना जो इनको आज़ादी मिली है, जो राजनीतिक आज़ादी मिली है, वह इसको एक या किसी दूसरे सैन्य गुट के साथ मिलकर खत्म कर दें। ये अपनी आज़ादी को बनाए रखना चाहते थे। Hence they launched the non-aligned movement, which tirelessly advocated world peace, nuclear disarmament, and the economic advancement of the less developed countries. India played leadership role in the effort. इसलिए ये देश क्या किए, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट लाए कि हम लोग किसी के संग जुड़ेंगे नहीं, हम अपना देश खुद चलाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ पूरे दुनिया में शांति बनाए रखना, ऊपर से जो परमाणु हथियार हैं इसका इस्तेमाल ना करना, आर्थिक विकास करना, जो देश कम विकास कर रहे हैं, जिनका विकास बहुत कम हुआ है, उनका विकास करना, इन सब चीज़ों पे जोर दिया गया। और भारत बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्व किया नॉन अलाइंड मूवमेंट में। नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में भी हम आगे के वीडियोस में आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। Their collective voice and influence could not be missed in the working of world forums like the United Nations. अब ये जो मिल के जो आवाज़ उठाए देश, ठीक है, और ये जो प्रभाव छोड़े, उनको संयुक्त राष्ट्र में अनदेखा नहीं किया जा सका। Great many initiatives were undertaken to pressurize the superior powers for disarmament and also calling for creating just and equitable economic order. बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल हुआ ताकि जो शक्तिशाली देश थे उनको उन पर दबाव डाला गया कि वो अपना हथियार का इस्तेमाल कम करें, वो हथियार को हटाएं, अपने सेना को हटाएं और पूरे दुनिया में एक जैसा आर्थिक परिस्थिति लाने की बात की गई। साइड बाय साइड द क्लाउट ऑफ द ऑयल रिच कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया एंड एल्सवेयर asserted their importance by manipulated production and price level. अब देखिए इसके साथ साथ वो सारे देश जहाँ पे तेल था, वो लोग बहुत अमीर थे, जैसे वेस्ट एशिया, इस तरह के, तो ये लोग क्या किए, अपना महत्व बढ़ाने के लिए ये लोग अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए और प्राइस लेवल को चेंज किए। By 1970s, significantly the bipolar world started yielding place to multipolarity. अब देखिए 1970 तक ये जो बाइपोलर था वर्ल्ड, जहाँ पे सिर्फ दो थे, एक था अमेरिका और एक था सोवियत रशिया, सोवियत यूनियन,
अब ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ चला गया. स्कॉलर्स एंड स्टेटमेंट्स परसीव प्रेजेंस ऑफ नॉट टू बट मेनी सेंटर्स ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड अफेयर्स. अब देखिए उस समय जो स्कॉलर्स थे, स्टेट्समैन थे, वो क्या देखे कि सिर्फ दो नहीं, बहुत सारे ताकतवर देश होंगे जो कि मिल के दुनिया को चलाएंगे. अपार्ट फ्रॉम द कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, देयर वर मेनी मोर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. अब देखिए जो तीसरी दुनिया बन रही थी, यहाँ पे बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, इनका जो ताकत था, इसके साथ बहुत सारे विकास भी हुए. द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर एंजॉइंग द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स रिकवर्ड एज पास्ट पार्ट ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस नोन एज द यूरोपियन यूनियन. अब देखिए जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, जब उनको आर्थिक सुरक्षा और सैन्य सुरक्षा मिली अमेरिका से, तो वो क्या हुआ, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस जो था उनसे वो निकल पाए और यूरोपियन यूनियन बना. दीज कंट्रीज हैव बिकम अ मेजर कॉम्पिटिटर फॉर वर्ल्ड मार्केट टू द यूनाइटेड स्टेट्स. अब ये जो देश हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी बन गए, प्रतियोगी बन गए एक पूरे दुनिया का जो मार्केट है उसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए. In East Asia too, economic rise of first Japan and then China, followed by the Asian tigers like South Korea and Singapore etc., loosened the grip of the bipolar world order. अब देखिए पूर्वी एशिया में वहाँ पर भी जो इकोनॉमिक राइज हुआ, पहले जापान में आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, फिर चाइना में हुआ, उसके बाद साउथ कोरिया, सिंगापुर में, तो इससे भी जो बाइपोलर वर्ल्ड था जहाँ पे सिर्फ दो सुप्रीम पावर था, उसका जो पकड़ था वो कम हुआ. Interestingly, concerned over the challenges from these new poles, the bipolar powers briefly tried reconciliation, known as detente, during 1970s, but failed to sustain it. अब देखिए ये जो नए नए शक्तिशाली देश बन रहे थे, इनको देख के जो चुनौतियां आई, तो जो बाइपोलर पावर्स थे अमेरिका, सोवियत यूनियन, ये लोग सोचे कि ये लोग डिटेंट करेंगे. अब डिटेंट यहाँ पे एक वर्ड है DETENTE. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांति बनाए रखने की ये कोशिश की है, लेकिन 1970 में भी ये फेल हो गए. द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कंटिन्यूड टिल द टोटली अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स ऑफ द सोशलिज्म इन ईस्ट यूरोप एंड द सोवियत यूनियन, which spelled formal end to the Cold War era in the beginning of 1990s. अब देखिए जो बाइपोलर वर्ल्ड था, यहाँ पे सिर्फ दो शक्तियाँ थी, ये तब तक चला 1990 के आरंभ तक, जब तक ईस्ट यूरोप और सोवियत यूनियन का पतन नहीं हुआ, ठीक है, और औपचारिक रूप में शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ.